दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी? जब दूसरे के प्रति शोषण का नहीं, प्रेम का भाव होता है और इंसान को अपनी गरिमा की कुछ परवाह होती है, तब ये करना असंभव हो जाता है कि तुम किसी के साथ रहने के लिए उससे पैसे मांगो। हमारे समाज में लड़के को वैसे ही बड़ा करा जाता है जैसे कसाई अपने बकरे को बड़ा करता है कि एक दिन इसको वसूलूंगा। ये मुद्दा हमें कब का पीछे छोड़ देना चाहिए था। लोग पहले कुतर्क देते थे कि दहेज का एक इकोनॉमिक लॉजिक होता है। अब तो लड़की कमाती है, अब किस तर्क पर दहेज देते हो? प्रश्नकर्ता, मेरा सवाल दहेज प्रथा पर है। बाल विवाह बंद करवाया गया, पर दहेज प्रथा को लेकर अभी भी समाज वहीं खड़ा है। मैंने ठान लिया है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। पूरा समाज, परिवार आज एक तरफ खड़ा है और मैं अपने उसूल के साथ। हिम्मत हुई आपकी वीडियो देखकर कि आपने भी दहेज के खिलाफ बोला है। ये भी एक समाज की कुरीति है। राजा राममोहन रॉय ने बाल विवाह बंद कराया, बहुत सारी कुरीतियां खत्म हुई। ये कब खत्म होगी हमारे जीवन से? सुरेंद्र सर फुलगामा कहते हैं, जब प्रेम आ जाएगा। प्रश्नकर्ता, परिवार, रिश्तेदार सब एक ही राग में गा रहे हैं और वो उसको सिद्ध भी कर रहे हैं कि नहीं, ये सही है, मैं अकेले खड़ा हूँ और आप मेरे साथ हैं। सुरेंद्र सर फुलगामा कहते हैं, जब प्रेम आ जाता है, चेतना आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो तुमसे ये करा ही नहीं जाएगा कि तुम किसी के साथ रहने के लिए या जीवन बिताने के लिए उससे पैसे मांगो। दहेज सीधे सीधे यही तो है। आप एक व्यक्ति से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ तब रहूंगा जब तुम मुझे पहले पैसे दोगे। ठीक है, जब होश एक सीमा पर पहुंच जाता है, एक तल पर, और जब दूसरे के प्रति शोषण का नहीं, प्रेम का भाव होता है, और जब इंसान को अपनी गरिमा की कुछ परवाह होती है, तब ये करना असंभव हो जाता है कि पैसे मांगो। कि मैं तुम्हें अपने घर में तभी आने दूंगा, या मैं तुम्हारे घर में तभी जाऊंगा, या तुम्हें अपनी पत्नी तभी घोषित करूंगा, या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध तभी बनाऊंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे। ये एक तरीके की वेश्यावृत्ति है कि नहीं है? पुरुष स्त्री से पैसे मांग रहा है और पैसे लेकर के फिर उससे वो संबंध बना रहा है न? प्रश्नकर्ता, लेकिन पूरा पढ़ा लिखा समाज इसमें शामिल है। सुरेंद्र सर फुलगामा, अरे कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, जो बात है सो है। इतनी बार तो मैंने कहा है न कि स्त्री पैसा लेकर के पुरुष से संबंध बनाए तो उसे वेश्या बोलते हैं, और पुरुष जब पैसा लेकर के स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे दूल्हा बोलते हैं। प्रश्नकर्ता, फिलहाल मैं अपने उसूलों के साथ ही खड़ा हूं और मैंने ठान लिया है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। सुरेंद्र सर फुलगामा, हाँ तो अच्छा करा है, इसमें अपने आप को बहुत विशेष मानने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मनुष्य होने का न्यूनतम मूल्य है जो तुमको चुकाना पड़ेगा। कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया तुमने। ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति भी नहीं हो गई कि मैं दहेज नहीं लूंगा। ये तो न्यूनतम, कम से कम वो चीज़ है जो हर खुददार इंसान को करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम ऐसे हो कि दहेज वगैरह लेते हो, तो तुम्हें तो मेरे सामने भी बैठने का अधिकार नहीं है। तो क्रांति होनी तो अभी शेष है, विद्रोह तो यहाँ से शुरू होता है। ये तो विद्रोह का खगा है कि भाई दहेज वगैरह नहीं लेता मैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, असली चीज़ तो आगे आती है। मुझे हैरत होती है, वो लड़कियां कौन सी होती हैं जो किसी ऐसे के साथ बंधने को तैयार हो जाती हैं जिसने उनसे पैसे लिए हैं। ये कैसी लड़कियां होती हैं? किस ग्रह से आती हैं? वो चलता नहीं है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। प्रश्नकर्ता, लेकिन सर जो ले चुके हैं उनका क्या? सुरेंद्र सर फुलगामा, लौटा दो। पूछ रहे हैं जो ले चुके हैं उनका क्या? अगर भीतर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो तुरंत लौटा दो। प्रश्नकर्ता, लेकिन सर जी ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है। सुरेंद्र सर फुलगामा कहते हैं, तुम अभी बच्चे हो। प्रश्नकर्ता, नहीं नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें। हमारे यहाँ घरों में जब लड़के पैदा होते हैं, जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो काफ़ी रिश्तेदार, क्योंकि हम लोग बनिए हैं, हम लोगों ने शादी वादी को ज़्यादा बिगाड़ रखा है, तो हमारे यहाँ तो जैसे ही किसी के घर लड़का होता है तो बात ही ऐसे करते हैं कि 1 करोड़ के आसामी आई है। मतलब वो दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ किसी तरीके से भर दी जाती है। भ्रष्ट, दूषित, खोखला, जर्जर, सड़ा हुआ,
आगे की गालियां ज्यादा आगे की हो जाएंगी। ऐसा हमारा परिवार और समाज है। और दया आती है उस लड़के पर जिसको पैदा होते ही 1 करोड़ की आसामी की तरह देखा जा रहा है। क्या उसकी चेतना जागृत करी जाएगी? क्या उसकी परवरिश करी जाएगी? उसको तो वैसे ही बड़ा करा जाता है जैसे कसाई अपने बकरे को बड़ा करता है कि एक दिन इसको वसूलूंगा। इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है, एक दिन इसमें से ब्याज समेत वसूली होगी। तो क्या उस लड़के के साथ न्याय कर पाएंगे उसके अभिभावक, अगर उसको वो वैसे देख रहे हैं? ये मुद्दा हमें कब का पीछे छोड़ देना चाहिए था। बहुत ताज्जुब की बात है, ये मुद्दा आज भी ज्वलंत है। ये मुद्दा अभी बचा कैसे हुआ है समझ में नहीं आता। वैसे तो लड़कियां बड़ी तोप बन गई हैं, फेमिनिज्म आ गया है, क्रांति कर रही हैं। ये नारीवाद, फलानावाद, उदारवाद और शादी के समय दहेजवाद नहीं खत्म करा जा रहा है इनसे। मैंने तो सुना है बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो खुद बापूजी पर दबाव बनाती हैं कि और ज्यादा दो, क्योंकि जितना ज्यादा दोगे ससुराल में उतनी मेरी इज्जत होगी। ये कौन सा नारीवाद है? ये कौन सा नारीवाद है जो दहेज को स्वीकार कर लेता है? यह मॉडर्निटी बस इसी में है कि नंगे होकर सड़क पर घूमना है। सारी आधुनिकता बस छोटे कपड़ों में ही समा जाती है। दहेज का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, कैसे हो जाता है? मान लो लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है। कई बार तो हो सकता है लड़की ज्यादा भी कमाती हो लड़के से, तो दहेज का तुक क्या बना? पहले दहेज का एक आर्थिक तर्क होता था, एक इकोनॉमिक लॉजिक था। वो ये था कि लड़की कुछ करती कराती तो है नहीं, गाय है, उसका काम है बस बच्चे जनना। तो जब तक पिता के घर में थी तो पिता उसका खर्चा उठा रहा था, बोझ की तरह थी। अब पति के घर में जाएगी तो वो खर्चा जो पहले पिता उठाता था अब वो पति के ऊपर आ गया। तो पिता एक तरह के मुआवजे, कॉम्पेंसेशन की तरह पैसे देता था कि भाई अब मेरा खर्चा बचने लगा, क्योंकि गाय अब मैंने तुम्हारे यहाँ बांध दी, लेकिन अब तुम्हारा खर्चा शुरू हो जाएगा, तो ये लो मेरी ओर से मुआवजे का पैसा। लोग पहले इस तरीके का कुतर्क देते थे दहेज के पक्ष में कि दहेज का एक इकोनॉमिक लॉजिक होता है। अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो कमाती भी हैं या कम से कम कमाने की सामर्थ्य रखती हैं, तो अब किस तर्क पर दहेज देते हो? सर कहते हैं कल्चर। हमारे समाज में तो यही बोला जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाएं नहीं, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो फिर उनकी डिमांड्स महंगे बढ़ जाती हैं। चूंकि वो नहीं पढ़ाते इसीलिए जैसे माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसे ज्यादा जोड़ते हैं और पढ़ाई के लिए कम। जैसे कि अगर बेटी कहे, जैसे मेरी कजिन ही कहती है कि उसको लंदन जाकर पढ़ना है तो वो मना कर देते हैं। सुरेंद्र सर फुलगामा कहते हैं, ऐसे घर की कोई लड़की है तो उसके लिए मेरे पास एक ही गूढ़ दर्शन है, पूरा वेदांत उसको बताए देता हूँ 2 शब्दों में। जबरदस्त सूत्र है, समझ लेना। इसका मूल संस्कृत में था, मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, भाग जाओ। भागो। प्रश्नकर्ता सर जी, मैंने जब विरोध किया दहेज का कि मैं नहीं लूंगा, उस समय मैं इतना स्टेबल सामर्थ्यवान भी नहीं था, सामने वाला परिवार भी उतना स्टेबल नहीं है और सबने यही बोला, चाहे करीबी हो, दोस्त हो, अरे हमने तो लिया है, आज हम देखो स्टेबल हैं, उसी पैसे से हमने धंधा कर लिया। अरे तुम नहीं लोगे तो समाज में क्या बोलोगे कि क्या मिला वहां से? और ये सब तो बहुत पहले से चला आ रहा है। वो लिए, उनके चाचा लिए, मामा लिए, फूफा लिए। सर जी कहते हैं, तो बोल दो कि तुमने लिया है, वो तुम्हारा बैंक खाता चेक करने आएंगे क्या? ऐसे हैं जिनको बहुत खुजली हो रही है, उनको बोल दो हाँ लिया है। प्रश्नकर्ता, मैंने उन्हें एक जवाब दिया था। प्रश्नकर्ता, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को एक जवाब दे दिया था कि आप जितना लोगे उतना मैं उनको दे दूंगा, और मैं उनको कैसे दूंगा वो मैं देख लूंगा, आज मैं इतना स्टेबल हूँ कि दे सकता हूँ। सर जी कहते हैं, जवाब देने से काम चल जाता हो तो दे दो इस जवाब को, परेशान क्यों हो? वैसे जवाब देने की भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी कहीं से कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम दूसरों को समझाओ कि तुमने दहेज क्यों नहीं लिया। तुम्हारा मसला है, तुम लो नहीं लो वो कौन होते हैं पूछने वाले? तुम्हारा क्या हक है?
कल को तुम कुछ भी पूछोगे मेरा और मेरी पत्नी के दरमियान क्या चल रहा है, मैं क्यों बताऊं। अपने काम से काम रखो। और कोई सिर पर ही चढ़ा आ रहा हो तो बोल रहा हूं न, कह दो उसको 25 करोड़ लिया है और बहुत खुश हूं। और तुम उधार मांगोगे तो दूंगा नहीं। सर जी कहते हैं लोग किस सीमा तक घुस सकते हैं जानते हो। अभी राजस्थान के ही आप में से कौन है राजस्थान का, अभी राजस्थान के ही किसी समुदाय को लेकर के आया है, घटना आई है वहां पर एक कुकड़ी या कुड़की करके प्रथा चलती है। इनके पास है रोहित स्वयंसेवक का नाम को मैंने फॉरवर्ड करा था जब मुझे मिला था। कहाँ है उदित स्वयंसेवक का नाम को भी पता है, उसको भी भेजा था। तो वो प्रथा ये है कि और ये राजस्थान में ही है कि वो लोग जो नव विवाहिता होती है उसके बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाते हैं और कहते हैं ये लाल होनी चाहिए और अगर लाल नहीं है तो इस पर 5-10 लाख का हर्जाना लगाया जाएगा। और ये अर्थदंड जो लगता है ये किसके पास जाता है सारा पैसा, वो जो खप के 4-5 दबंग होते हैं उनके पास वो पैसा चला जाता है। और ये चली आ रही थी प्रथा सैकड़ों सालों से। अभी 10-15 दिन हुए हैं, एक लड़की ने इस पर आवाज़ उठाई और जाकर के एफआईआर दर्ज करा दी, तो ये बात अब मीडिया में आ रही है। और अब वो जो दबंग थे जो ये सब कराया करते थे वो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और कहते थे कि अगर मतलब समाज कहाँ तक घुस सकता है एक नारी के पूरे शरीर में ही। कहते थे अगर वो चादर लाल नहीं हुई है तो तुमको उसके बदले 2 और परीक्षाएं होती हैं, दोनों में से एक पास करनी पड़ेगी। एक होती थी जल परीक्षा और एक अग्नि परीक्षा। जल परीक्षा ये है कि एक तालाब में उसको कहते थे पूरा अंदर तक घुस जाओ, सिर भी अंदर चला जाए और वही जो खप का ही कोई दबंग होता था वो 100 कदम चलेगा तालाब के इर्द गिर्द और 100 कदम जब तक वो चलेगा तब तक तुम्हारा सिर नीचे रहना चाहिए। अगर सांस लेने के लिए बाहर निकाल दिया तो सीधा हो जाएगा कि तू उल्टा है, व्यभिचारिणी है और फिर तेरे घर वालों से 10-20 लाख हम वसूलेंगे। सारा खेल पैसों का, फिर तेरे घर वालों से पैसे वसूलेंगे। और दूसरी जो अग्नि परीक्षा होती थी वो ये होती थी कि तेरे हाथ में एक तपता हुआ तवा रख देंगे और तपता हुआ तवा रखकर तुझे 5 या 7 कदम कुछ चलना है। अगर तू चल ली 7 कदम और तवा छोड़ नहीं दिया हाथ जलने पर तब तो पतिव्रता और तू सीधा हो जाएगा कि शीलवंती है, नहीं तो फिर से और ज्यादा तेरे पर हम हर्जाना लगवाएंगे। दुनिया बिल्कुल तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यक्तिगत मसलों में, तुम्हारे बिस्तर में, तुम्हारे शरीर के अंदर घुस आएगी। तुम इनको कितनी अनुमति दे सकते हो, कहीं पर तो एक मर्यादा की रेखा खींचनी पड़ेगी, न कि इससे ज्यादा मत पूछना। न तुम्हारे लिए पूछना उचित है, न हमारे लिए बताना उचित है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं करे जाने चाहिए, 2 लोगों का मसला है वो देख लेंगे आपस में। हाँ, हम तुमसे सलाह मांगने आए तो अलग बात है, पर हमने तुमसे पूछा क्या? पूछा नहीं तो क्यों आ रहे हो मुंह खोलने? इतना क्यों तुम परेशान हो रहे हो? और इसमें इतना हैरान परेशान रोने धोने की क्या बात है? काबिल आदमी हो, पढ़े लिखे हो, कमाते हो, इतना दबाव अनुभव ही क्यों कर रहे हो समाज का? शिक्षा इसीलिए मिलती है न, सा विद्या या विमुक्ति, जो मुक्ति दे वही विद्या है। तो तुमने शिक्षा क्यों ली जब तुम्हें मुक्ति ही नहीं मिल रही है इन सब पचड़ों से? आदमी शिक्षा हासिल करता है, कमाना धमाना शुरू करता है, संसार में शक्ति अर्जित करता है, इसीलिए ताकि मूर्खताओं से आज़ाद हो सके। शिक्षा नौकरी सब पाने के बाद भी अगर तुम आज़ाद नहीं हो रहे हो तो सब व्यर्थ गया तुम्हारा। इतना नहीं लोगों को सिर पर चढ़ाते, सिर पर सिर्फ एक चढ़ सकता है उसको सत्य बोलते हैं। चाहे उसको ऊपर वाला बोल लो चाहे अंदर वाला बोल लो, सिर्फ एक को हैसियत देनी चाहिए कि सिर पर चढ़कर बैठ। समाज को नहीं ये अधिकार दे देते कि सिर पर चढ़कर बैठ।